बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रियाज नदीम और आप देख रहे हैं एडेक्स मी यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 17 पर हैं। SDEO पीरा की तैयारी कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमने स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर में लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुकम्मल लेक्चर्स और टेनेंसी एक्ट के मुकम्मल लेक्चर जो हैं, अगर आपको वो चाहिए तो वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमसे ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हम हाई कोर्ट्स पे बात कर रहे थे और हाई कोर्ट्स के 2-3 आर्टिकल्स रह गए। आज वो करेंगे और फेडरल शरीयत कोर्ट को मुकम्मल करेंगे, ठीक है। गुजारिश ये है कि चैनल के ऊपर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ लेके आए हैं। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इन चीज़ों को शेयर करें। और सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि हमें बताइए, फीडबैक दीजिए और अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम इसको कंटिन्यू रखें और अगर इसका फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम इसको वाइंड अप कर दें। और अगर फ़ायदा हो रहा है तो इन चीज़ों के लिए कम से कम कहीं पर फीस ना दें। ये चीज़ें हम इंशाल्लाह मुकम्मल करवाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इंशाल्लाह आगे 2 लेक्चर्स मज़ीद कोशिश करेंगे उनमें मुकम्मल करने की। और उसके बाद हमारे जो स्मॉल एक्ट्स रहते हैं पीरा के रिलेटेड, उनके ऊपर भी हम एक एक दो लेक्चर्स में कोशिश करेंगे उनको मुकम्मल करने की। और टेस्ट सीरीज़ हमारी 12 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। जो लोग उसमें शामिल हैं, ग्रुप वैसे फॉलो हो चुका है, तो बहुत सारे और लोगों की भी रिक्वेस्ट आई तो हमने सोचा कि इसके बाद 2 से 3 दिन के बाद एक और भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 200 है, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस। किसी एक हाई कोर्ट से जज लेना हो किसी दूसरी हाई कोर्ट में, या फिर किसी हाई कोर्ट में हमें जजेस की ज़रूरत है, इस वाले मामले को हम देखते हैं। कंसेंट एंड कंसल्ट हम देखेंगे कि अगर एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में बंदा यानी जज हमने लेके जाना है तो एक तो उस जज की कंसेंट चाहिए, उसकी मर्ज़ी, और दूसरा उसके अलावा जो कुछ कंसल्टेशन है वो प्रेसिडेंट साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और जिस कोर्ट से हाई कोर्ट से बंदा लेना है उससे, और जिसमें जाना उन दोनों, यानी 3 लोगों के साथ मुशावरत प्रेसिडेंट साहब की और कंसेंट उस सेड जज की जिसको हमने ट्रांसफ़र करना है एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसमें है कि कौन हो सकता है, कौन यानी कि इसमें जाएगा। इन दिस आर्टिकल जज डजेंट इंक्लूड अ चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस तो नहीं ना जाएगा, बट इंक्लूड द जज फॉर द टाइम बीइंग एक्टिंग एज चीफ। लेकिन अगर किसी कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस है तो वो तो आम जज होता है ना, तो वो फिर जा सकता है। लेकिन वो एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है ना, फॉर एग्जांपल पीछे हमने पढ़ा है कि हाई कोर्ट में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस हो वो सुप्रीम कोर्ट से भी लगाया जा सकता है, अनटिल अनलेस वो ना हो एक्टिंग चीफ जस्टिस। अदरवाइज सेम कोर्ट का अगर चीफ जस्टिस एक्टिंग हो तो वो जा सकता है, आम जज भी ट्रांसफ़र हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का लगा हुआ जज हाई कोर्ट के अंदर, उसको हम किसी दूसरी हाई कोर्ट में नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक्टिंग है, इधर असल उसकी जो सीट है वो सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी हो गई। अच्छा, ये चूँकि काम काफ़ी ज़्यादा है तो अब मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। सारी की सारी रीडिंग में ना टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है, तो मैंने एक बार रीडिंग आपसे करवाई भी थी, तो जहाँ पे कोई चीज़ बहुत टेक्निकल होगी तो उसको हम रीड कर लेंगे, अदरवाइज़ ये चीज़ें सिंपल हैं। उसके बाद अलाउंसेस की बात है कि जिस भी कोर्ट में किसी को टेम्परेरी लगाया जाता है तो उसी कोर्ट की जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं, प्रेसिडेंट साहब जो है वो उनकी अप्रूवल से उसको मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस। ट्रांसफ़र की बात हुई ना, अब इंक्रीज नंबर ऑफ जजेस। अगर कहीं पे बर्डन बढ़ गया है, मिसाल के तौर पे सिंध हाई कोर्ट है, ठीक है, और पंजाब हाई कोर्ट है इधर, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट हम जिसको कहते हैं। अगर पंजाब में बर्डन बढ़ गया है, कोई जज सिंध हाई कोर्ट से लेना है, ठीक है, और टेम्परेरी लिखा हुआ है, ये पहले ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र, उसकी सीट ही वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी ना।
अब टेम्परेरली है, बंदा वापस आएगा बाद में, और सिर्फ सिटिंग के लिए किसी केसेस की समाअत के लिए जो है, अगर किसी दूसरी हाई कोर्ट से जो है वो जज को लेना है, तो उसके बारे में ये कि इफ़ एट एनी टाइम इट इज़ नेसेसरी फॉर एनी रीज़न टू इंक्रीज टेम्परेरली नंबर ऑफ जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कोर्ट मे रिक्वायर। तो वो जो चीफ जस्टिस साहब होंगे ना पंजाब हाई कोर्ट के, वो रिक्वायर करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, ठीक है, जज ऑफ एनी अदर कोर्ट टू अटेंड, के वहाँ से जी जजेस आ जाएं, जो हियरिंग है उसको अटेंड करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। While so attending the sittings of the High Court High Court, the judge shall have the same power। वो जो आर्जी तौर पर जज को बुलाया जाएगा ना, उनके पास वही पावर्स होंगी जो उस हाई कोर्ट की होती हैं, ठीक है। अब एक और कि इसमें हम टेम्परेरी जो हमने लगाना है किसी जज को, एक ऊपर तो है ना ट्रांसफ़र, वो तो आर्जी नहीं होता, ठीक है, वो तो मुस्तकिल भी हो रहा है ना। अब टेम्परेरीली जिसको लगाना है, आर्जी तौर पे लगाना है, तो उसकी भी कंसेंट एंड कंसल्ट देखिए ज़रा। प्रोवाइडेड दैट अ जज शैल नॉट बी सो रिक्वायर्ड। अब देखें ना, यहाँ पे अगर आर्जी तौर पे लग रहा है कोई जज, तो उतनी देर तो वो रिक्वायर्ड नहीं ना होगा, एक्सेप्ट विद हिज कंसेंट। अगर उसकी कंसेंट होगी तो होगा। और आगे वाली चीज़ें, एंड द अप्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट। अप्रूवल प्रेसिडेंट ने ही देनी है। ऊपर है ना प्रेसिडेंट का जिक्र नहीं हुआ, तो घबराना नहीं है कि ये कोई और चीज़ है, इसी की ही हम बात कर रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट, ठीक है। एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद, अब ये अप्रूव हो गई बात जो प्रेसिडेंट साहब से कि एक जज दूसरे हाई कोर्ट में चला जाए, एक हाई कोर्ट से। अब कंसल्ट किस किस से होगा मामला? आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ विच ही इज़ अ जज, ठीक है। तो अब मज़ीद इसको बता दिया गया कि इन जो अथॉरिटीज़ हैं, इनके साथ कंसल्ट करके जो है वो लगाया जाएगा, इसके अलावा नहीं लग सकता, ठीक है। अच्छा, ये देख लें ज़रा, टेम्परेरली में या आर्जी तौर पे बोथ हाई कोर्ट्स नहीं लिखा हुआ, सिर्फ जिसमें जाना है उसकी साथ कंसल्ट करना। भला क्यों? क्योंकि पहले वाली हाई कोर्ट का तो खुद रिक्वेस्ट कर रहा है ना, रिक्वायर कि मुझे चाहिए, तो फिर उसकी बाद में कंसल्टेशन की ऑलरेडी जमा हो गई, बाद में तो ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पॉइंट। इसलिए यहाँ पे बोथ हाई कोर्ट्स नहीं आया। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या है दिस आर्टिकल? हाई कोर्ट इंक्लूड्स अ बेंच। तो हाई कोर्ट का कोई बेंच भी हो तो उसको भी हाई कोर्ट ही कहा जाएगा ट्रांसफ़र के लिए, आर्जी ट्रांसफ़र के लिए। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग, ये आपने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा था कि किसी कानून की, किसी शिक की, किसी चीज़ की वजाहत करती है, तो वो सारी लोअर कोर्ट्स जो है ना, हाई कोर्ट और बाकी जितनी भी कोर्ट्स, उनके ऊपर बाइंडिंग होती है उस चीज़ की जो है नफाज, ठीक है। तो अब 189 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को बालातर रख के, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो तो सबके ऊपर बाइंडिंग है ना, तो उसमें जो चीज़ नहीं है, उस जैसे तमाम जो फैसले हाई कोर्ट के हैं, वो लोअर कोर्ट जितनी भी हैं उनके ऊपर बाइंडिंग होंगे। वो सारी कोर्ट्स इस फैसले के मुताबिक, वो जो डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का, उसके मुताबिक नफाज करवाएंगे, ठीक है। नफाज मीन फैसले वगैरह उसके मुताबिक होंगे। अच्छा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, हाई कोर्ट जो है वो अपने रूल खुद बनाएगी। 202A है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। तो ये अभी जो 26वीं अमेंडमेंट है वो वाली बात है। ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हमने पढ़ा था, तो उसी तरह हम हाई कोर्ट में भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए हैं। देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट कंप्राइजिंग सच जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड ऑफ सच टर्म। ये जो जुडिशल कमीशन जो है वो मुकर्रर करेगा 175A में। इसमें जो मोस्ट सीनियर जज होंगे उनको हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहेंगे हम। और इनके ना इख्तियारात में दो किस्म की रिट्स नहीं आती, दो किस्म की एप्लीकेशन ये नहीं लेते।
ठीक है। एक तो ये आर्टिकल 199 में जब हम रिट्स की टाइप्स पढ़ रहे थे तो पहली मैंडमस जो है वो इसमें नहीं आती, ठीक है। नो बेंच ऑफ अ हाई कोर्ट, सॉरी, हाई कोर्ट का कोई बेंच जो है ना वो नहीं सुनेगा। कौन सुनेगा फिर? जिस तरह वहाँ पे हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियारात हैं, वो अमंग द गवर्नमेंट्स जो है वो फैसला करेंगे। बाद में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा। अभी जब हम हाई कोर्ट्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये इख्तियारात की बात तो हुई कि ये वाली रिट्स हम हाई कोर्ट से जारी करवा सकते हैं, लेकिन अभी बाद में हम यहाँ पे हमने नई चीज़ कह दी है कि वो हाई कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इन चीज़ों के लिए। एक तो ये मैंडमस होगी और जो दूसरा है फंडामेंटल राइट्स जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो वो आर्टिकल 199 का जो क्लास 1 है और इसकी ए क्लास, ए पैराग्राफ और सी पैराग्राफ। सी पैराग्राफ तो कंप्लीट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात हुई है, और ए पैराग्राफ का सब पैरा जो 1 है वो मैंडमस बताता है, ठीक है। तो ये किसी पब्लिक ऑफिस को जो डायरेक्शन दिलवानी, अब ये वाला काम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा, ठीक है। ऊपर हमने हाई कोर्ट्स को ये इख्तियार दिया था, अभी हमने कहा हाई कोर्ट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब हियरिंग कैसे होगी? फॉर द पर्पज ऑफ क्लास 1, वो जो हम बात कर रहे हैं, बेंच टू बी नॉमिनेटेड। अब ये हेड हो गया, उससे आगे दो मोस्ट सीनियर जजेस फ्रॉम अमंग्स द जजेस नॉमिनेटेड जो हैं, 3 लोग सुनेंगे, हियरिंग करेंगे। फिर अगली बात यह है कि जब 26वीं तरमीम हो गई है तो जितने भी इस किस्म के केसेस हैं जिनके ऊपर बात हुई है, जो इनकी जो रिस्ट्रिक्शन में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, वो सारे के सारे फौरी तौर पर शिफ्ट हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, ठीक है। और नेक्स्ट है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट सब्जेक्ट टू एन एक्ट ऑफ मजलिस शुरा इन रिस्पेक्ट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब ये जब पार्लियामेंट ने ये कानून पास कर दिया ना, सुप्रीम कोर्ट के लिए ये बात मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट अब उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट होगी और बाकी सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने अगर इस आर्टिकल को जो है वो इन्फोर्स करवाना है ना, इस आर्टिकल को, ठीक है, तो वो एक तो ये उसकी रेगुलेटिंग एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए काम करेंगे, और इसका नफाज उन सूबों में और इस्लामाबाद के एरिया में, इस्लामाबाद के एरिया हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में तब तक नहीं आएगा जब तक इस्लामाबाद, चूँकि फेडरल एरिया है, वहाँ पे पार्लियामेंट मुकम्मल अपर हाउस लोअर हाउस वहाँ से पास ना हो जाए कानून बन के कि हाई कोर्ट के लिए भी ये इम्प्लीमेंट होगा, और सूबों के लिए जो है वो सूबे खुद अपनी असम्बली से पास करवाएं, ठीक है। अनटिल अनलेस के इस प्रोविज़न, ये जो अमेंडमेंट हुई है इसको सुप्रीम कोर्ट जो है सस्पेंड ना कर दे, ये इफ़ेक्ट में आएगी, और इस तरह आएगी कि सूबे भी इसके ऊपर जो है फॉलोइंग अपने प्रोविंस के लिहाज से करें। थोड़ा रेजोल्यूशन पास, ये रेजोल्यूशन पास होगी, ठीक है। अमेंडमेंट तो आइन में हो चुकी है ना, लेकिन सूबों में इसके नफाज के लिए रेजोल्यूशन पास होगी मेजॉरिटी, टोटल जो मेंबरशिप की होती है ना मेजॉरिटी उससे, यानी टोटल का 2 पे डिवाइड करें और उसमें 1 प्लस कर दें तो ये मेजॉरिटी हो जाती है, 50% से एक अबव हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई कोर्ट टू सुपरटेंडेंट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो ईच हाई कोर्ट शैल सुपरवाइज, तो जो कोर्ट्स होती हैं, लोअर कोर्ट्स जितनी भी सूबे के अंदर उनको सुपरवाइज कौन करता है? हाई कोर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3A स्टार्ट करते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट। हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, फिर हाई कोर्ट्स पढ़ा, फिर अब फेडरल शरीयत कोर्ट पढ़ने जा रहे हैं। 203A है। अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि जब ये आइन नाफिज हुआ था तो तब ये चैप्टर 3 था और फिर आगे चैप्टर 4 होगा इस पार्ट का। अब 3A और इसमें जितनी प्रोविजंस होंगी सबके साथ ABC लिखा हुआ है ना, चेक कीजिएगा ज़रा, ठीक है। ये C, C, D, और इसमें ये कुछ चीज़ें बाद में बतौर अमेंडमेंट जो है ना लेटर ऑन ऐड हुई हैं। जब 1973 में है तो ये चीज़ उस वक्त के बाद ऐड हुई।
The provision of this chapter shall have effect notwithstanding anything contained in the constitution. देखिए आइन में जो कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला चैप्टर जो कहेगा वो ओवरराइड करेगा पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पे। ये बात सबसे फौकियत रखेगी जो इस चैप्टर में होगी। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग वही लिखा जाता है ना कि अब बाकी वही इधर उधर जो भी बातें हुई हैं, लेकिन ये बात जो होने लगी है ना, ये सबसे जो है वो फौकियत होगी इस बात को। डेफिनेशन है ज़रा, चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा उसका मतलब वो होगा, कोर्ट मतलब फेडरल शरीयत कोर्ट, ठीक है। जज का मतलब फेडरल शरीयत कोर्ट का जज। और लॉ का मतलब क्या होगा कि इसमें जब हम लॉ कहेंगे कि लॉ के मुताबिक, लॉ का मतलब ये है इंक्लूड्स एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। कोई भी कस्टम हम कह सकते हैं ना, हमारे जो रवायात होती हैं, हम कहते हैं ना इस्लामी रवायात, तो वो रवायात जिनको कानून का दर्जा हासिल हो या कानून तरह की वो ताकत में हो वो चीज़ें, उनको हम कहेंगे। लेकिन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, याद रखिए। कॉन्स्टिट्यूशन वाली बातों को नहीं हम इसमें लेके आएंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये निकाह इद्दत वगैरह को भी हम इधर नहीं लेके आएंगे। एंड एनी लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर ऑफ एनी कोर्ट, या ट्रिब्यूनल ने अगर कोई रूल प्रोसीजर वगैरह बनाए हुए हैं तो उनको भी हम जो है ना फेडरल शरीयत कोर्ट में नहीं लेके आएंगे। और अनटिल एक और चीज़ भी नहीं आएगी, अनटिल एक्सपायरेशन ऑफ 10 ईयर्स तक ये बैंकिंग और टैक्स वगैरह की चीज़ें भी यहाँ पे नहीं आएंगी। 10 ईयर्स के बाद आ जाएंगी, ठीक है। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन बता दी है। उसके बाद द फेडरल शरीयत कोर्ट देखिए, देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर अ कोर्ट टू बी कॉल्ड द फेडरल शरीयत कोर्ट। इसमें 8 शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 8 मुस्लिम जजेस। इसमें 8 जजेस तक तादाद हो सकती है। और कैसे होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी? ये वही क्वालिफिकेशन है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो या बन सकता हो, हाई कोर्ट का जज रहा हो या बन सकता हो, वही क्वालिफिकेशन है इसकी भी, ठीक है। और इसमें देखिए ज़रा, मोर देन हाफ, अच्छा नॉट मोर देन 4 तक जजेस होंगे जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज लग सकते हैं, वो होंगे, ठीक है। और नॉट मोर देन 3 कौन हो सकते हैं मैक्सिमम? उलमा होंगे जो 15 साल एक्सपीरियंस होगा जिनका इस्लामिक लॉ, रिसर्च और इंस्ट्रक्शन में। टोटल 7 हो गए, एक चीफ जस्टिस आ जाएगा, 8 हो जाएंगे। अब टर्म क्या होगी और इनकी टर्म्स क्या हो सकती हैं? चीफ जस्टिस साहब जो है ना, इनको 3 साल के लिए अपॉइंट, चीफ जस्टिस एंड अ जज, इनकी अपॉइंटमेंट जो होगी प्रेसिडेंट साहब करेंगे 3 साल के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट और जज ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जहन में रखिएगा कि इसमें 3 साल की बात होगी, बट मे बी अपॉइंटेड फॉर सच फर्दर टर्म, उनको दोबारा फिर अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, एज द प्रेसिडेंट मे डिटरमिन, जैसे प्रेसिडेंट साहब कहें। प्रोवाइडेड दैट अ जज ऑफ हाई कोर्ट शैल नॉट बी अपॉइंटेड टू बी ए जज। देखें, अब हाई कोर्ट का जो जज है वो तब तक यहाँ पे नहीं लगाया जाएगा। कब तक नहीं लगाया जाएगा? एक तो उसकी मर्जी चाहिए जिस जज को हाई कोर्ट से उठा के यहाँ पे लगाना, दूसरा जिस हाई कोर्ट से लगाना है उसके चीफ जस्टिस की मर्जी चाहिए। कंसेंट एंड कंसल्ट। कंसल्ट मीन जो कंसल्ट करना चीफ जस्टिस से और कंसेंट क्या है? उस बंदे की जिसको लगाना है। और अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही उठा के यहाँ पे लगाना है तो फिर तो बंदा ही है क्या ना, फिर चीफ जस्टिस साहब तो वो खुद हैं उस हाई कोर्ट के, तो कंसल्ट तो हो गया फिर जब उनके कंसेंट मौजूद है। तो ये इसमें लिखा हुआ है कि जब हम हाई कोर्ट से जज लगाते हैं तो उसकी मर्जी चाहिए और उसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से लगेगा। और अगर वो हिमसेल्फ चीफ जस्टिस हैं तो फिर उनकी कंसेंट मिल गई तो कंसल्ट करने वाला तो बंदा ही कोई नहीं, फिर प्रेसिडेंट साहब डायरेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट रेजिग्नेशन है द चीफ जस्टिस इफ ही इज नॉट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
देखिए ना, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं फिर नहीं, अदरवाइज देखिए, एंड अ जज हु इज़ नॉट अ जज ऑफ हाई कोर्ट। फेडरल शरीयत कोर्ट वाले जितने भी हैं ये, अब देखें ना, हाई कोर्ट वालों ने इस्तीफ़ा, सुप्रीम कोर्ट वालों ने इस्तीफ़ा, और फेडरल शरीयत का कोर्ट वालों ने इस्तीफ़ा देना, ये अलग अलग चीज़। उन्होंने कहा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं उनके अलावा, इफ़ ही इज़ नॉट अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड अ जज हु इज़ नॉट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट मे बाई राइटिंग, तो ये प्रेसिडेंट साहब को जो है वो रिज़ाइन जमा करवा सकते हैं, हाथ से लिखा हुआ। अब आगे देखिए ज़रा, द चीफ जस्टिस एंड अ जज ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। इसमें वो उलमा कराम जो हम शामिल कर रहे हैं ना, वो भी इसके अंदर ही होंगे, उनको भी हम जज ही कहेंगे। फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये चूंकि फेडरल शरीयत कोर्ट है, तो जब रिमूवल की बात आएगी तो हम कहेंगे कि भाई आइन में ये लिखा हुआ है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस को हटाया जाता है उसी तरह हटाया जा सकता है। नंबर 6 है क्लास के सीट और टेम्परेरी अपॉइंटमेंट। सीट इनकी इस्लामाबाद में है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब टेम्परेरी अपॉइंटमेंट कहीं पे फेडरल शरीफ कोर्ट को दे सकते हैं। आप देखें, ओथ बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस एंड अ जज शैल मेक, इन्होंने प्रेसिडेंट साहब को जो है वो ओथ जमा करवाना है। ये 3rd शेड्यूल में सारे ओथ लिखे हुए हैं। 8 क्लास एट एनी टाइम व्हेन द चीफ जस्टिस और अ जज इज एब्सेंट, जब वो नहीं है तो प्रेसिडेंट साहब उसी कोर्ट से जो है वो जो क्वालिफाइड होगा उसको लगा सकते हैं, किसी और को लगा देंगे ना। 9 क्लास है सैलरीज वगैरह की बात है। द चीफ जस्टिस हु इज नॉट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी देखें entitled to the same remuneration, allowances and privileges as are admissible to a judge of supreme court। देखें, कोई जहाँ पे सर्व कर रहा है ना कोई, उसके मुताबिक ही उसके अलाउंसेस होते हैं, ठीक है। डबल पेंशन मीन कि अगर कोई बंदा एक बार जज या कोई और सीट से रिटायर हो गया, उसको दोबारा फिर हम फेडरल शरीयत कोर्ट में लगा रहे हैं, तो एक पेंशन तो पिछली रिटायरमेंट के बाद ले रहा है और एक सैलरी अब शुरू हो जाएगी, तो यहाँ से भी तो फिर हम इसकी जो सैलरी होती है उससे ये वाली पेंशन एक्स जो भी होगी इस वाई में से माइनस कर देंगे, ठीक है। पावर्स, जुरिसडिक्शन एंड फंक्शंस ऑफ फेडरल शरीयत कोड, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा लेकिन परेशान नहीं होना, हम इनको देख लेते हैं। 203 है द कोर्ट में ईदर ऑफ इट्स ओन मोशन। देखें यहाँ पे चलो शुक्र है यहाँ पे ओन मोशन वाली बात आ गई कि ओन मोशन पे या फिर किसी की एप्लीकेशन पे, ठीक है, ऑन द पिटिशन ऑफ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एग्जामिन एंड डिसाइड, एग्जामिन भी करेंगे कि ये वाकई हमारा मैटर है, हम इसको करेंगे डिसाइड या नहीं। फिर अगर ले लिया मैटर तो फिर डिसाइड करेंगे द क्वेश्चन वेदर और नॉट any law or provision of law is repugnant to the injunctions of Islam। यानी इस्लामी जो चले शरीयत समझ लें, उस लिहाज से कोई क्वेश्चन अगर अराइज होता है या रेज होता है तो उसको ये कोर्ट एग्जामिन करके डिसाइड करेगी कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक उस पर क्या फैसला बनता है। प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन क्या है, where the court takes up the examination of any law or provision of law under clause 1, ये जो ऊपर बात हुई है अभी, and such law or provision of law appears to it to be अगर पहले तो एग्जामिन किया ना, पहला मरहला है एग्जामिन करना, एग्जामिन कर लिया, ठीक है, appears to it to be repugnant, तो फिर वो लगा है कि वो मुनाफी है, ठीक है, शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती उस चीज़ की जो कानून बन गया, टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, द कोर्ट शैल काज टू गिव द फेडरल गवर्नमेंट इन द केस ऑफ लॉ, अगर तो वो FLL यानी फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो चीज़ है तो ज़ाहिर है वो फेडरल गवर्नमेंट ने कानून बनाया ना, तो फेडरल गवर्नमेंट को, और अगर उसके अलावा कोई चीज़ है तो फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो बुलाएंगे, ठीक है, और उतने हिस्से पर उनसे जवाब मांगेंगे, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपनी बात का जवाब दे सकें जिसने कानून बनाया।
नेक्स्ट है, इफ द कोर्ट डिसाइड्स दैट एनी लॉ और प्रोविजन ऑफ लॉ इज रिपग्नेंट टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम इट शैल सेट आउट इन इट्स डिसीजन। तो फिर किस तरह डिसीजन, मतलब आगे प्रोसेस क्या होगा। नंबर 1 है द रीज़न फॉर इट्स होल्डिंग दैट ओपिनियन। तो कोर्ट का क्यों इस तरह का ओपिनियन है कि ये इस्लाम के मुनाफी चीज़ है, वो ओपिनियन अपना देंगे रीज़न से। और द एक्सटेंट, और फिर ये भी चीज़ बताएंगे कि उस कानून की कौन सी शिक, कितना हिस्सा इस्लाम के मुनाफी है या शरीयत के मुनाफी है, ये दो चीज़ें लाजमी बताएंगे। और उसके बाद फिर देखते हैं जी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, डिसीजन होगा एंड स्पेसिफाइंग द डे। अब ये जो बताएंगे कि जब फैसला हो जाना है तो कब से शैल टेक इफेक्ट। तो ये फैसला जो हम दे रहे हैं फेडरल शरीयत कोर्ट से ये कब जो है वो नाफिजुल अमल, किस तारीख से ये चलेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो सच डिसीजन शैल बी डीम टू टेक इफेक्ट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड विद इन एन which an appeal within which an appeal there from may be preferred। तो एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर अंदर अपील आगे हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो उसके अंदर अंदर ज़ाहिर है उसके अंदर अंदर तो इफेक्ट नहीं होगा ना उसका, और वो अगर पीरियड हमारा गुजर जाता है तो फिर वो आ जाएगा इफेक्ट में। और अगली एक और चीज़ है कि 16 अमेंडमेंट में एक और चीज़ भी आ गई है कि जनाब 12 महीने होंगे अब केस को लटकाने की का चांस हम ख़त्म कर रहे हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर 12 महीने में डिसाइड नहीं किया, ठीक है, तो जो फेडरल शरीयत कोर्ट ने कहा है वो लागू हो जाएगा। इफ एनी लॉ रिविजन प्रोविजन और लॉ इज हेल्ड बाय कोर्ट टू बी रिपग्नेंट टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम, तो फिर अमेंडमेंट किस तरह से होगी। ज़ाहिर है अगर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में है तो प्रेसिडेंट साहब जो है उसको काज करेंगे कि भी अमेंडमेंट करें, और अगर सूबे का मामला है तो गवर्नर साहब करेंगे। नेक्स्ट, सच लॉ और प्रोविजन शेल टू द एक्सटेंट टू विच इट इज़ हेल्ड टू बी सो रिपग्नेंट। उस कानून का वो वाला हिस्सा जो शरीयत के मुनाफी डिक्लेयर हुआ है, सीज टू हैव इफेक्ट, वो उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा ऑन द डे ऑन विच द डिसीजन ऑफ कोर्ट टेक प्लेस, ठीक है, जिस दिन कोर्ट का फैसला आ जाता है। अनटिल अनलेस वो अपील में चला जाता है वो तो अलग बात है, ठीक है। 203 है रिविजनल एंड अदर जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब पहले हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ ली है, अब हम रिवीजन देखते हैं कि कोई फैसला कहीं से हो गया है और अगर वो हदूद से मुतल्लिका है, हदूद ऑर्डिनेंस है हमारा, यानी कोर्ट द कोर्ट में कॉल फॉर द एग्जामिन फॉर एंड एग्जामिन बुलाती है रिकॉर्ड और फिर एग्जामिन करती है ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय एनी क्रिमिनल कोड अंडर लॉ रिलेटिंग टू द एनफोर्समेंट ऑफ हदूद। यानी हदूद से मुतल्लिका जो एनफोर्समेंट है उसमें ये चेक करती है फेडरल शरीयत कोर्ट के वेदर ये इस्लाम के दायरा कार में आती है चीज़ या नहीं आती, जो कोई भी फैसला वगैरह हुआ है। अब इसमें यह है पनिशमेंट रिवाइज भी कर सकती है ये फेडरल कोर्ट, ठीक है। रिवाइज किस तरह से होनी है, जाहिर सी बात है एनहांस हो सकती है, और दूसरा इनके पास सज़ा कम करने के भी हैं। लेकिन यहाँ पे क्विटल जो है ना, कोई केस में कोई बरी हो गया है तो उसमें इनके पास इख्तियार नहीं होगा, ठीक है। रीडिंग थोड़ी सी कर लेते हैं। इन एनी केस द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज़ बिन कॉल्ड फॉर बाय द कोर्ट में पास सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट एंड मे एनहांस द सेंटेंस, ठीक है, सजा बढ़ाई भी जा सकती। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम टू अथोराइज द कोर्ट टू कन्वर्ट अ फाइंडिंग। देखें वो मैंने बताया कि अगर कोई बरी हो जाता है तो उसको दोबारा सजा में नहीं सुना सकती ये कोर्ट, ठीक है। accused unless he has had an opportunity of being heard in his own defense। अगर वो खुद अपना डिफेंस नहीं करता तो उतनी देर तक नहीं सुनाई जा सकती। नो सॉरी, एक तो कन्विक्शन में नहीं तब्दील का, दूसरी बात जब तक ये फैसला तब तक नहीं आएगा जब तक वो बंदा अपना डिफेंस नहीं पेश करता जिसके बारे में ये
डिसीजन आना है, वो बंदा हो, वो हुकूमत हो, या कोई भी हो। 203 ई है पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। अब देखें क्या सिविल कोर्ट के इख्तियारात मिलने लगे, किस तरह समन करना है, किस तरह डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करना है, रिसीविंग डॉक्यूमेंट करना है, इशुएंस कमीशंस, और ये सारी चीज़ें जिस तरह सिविल प्रोसीजर में होती हैं, वो सारी चीज़ें इनको दे दी हैं कि इस तरह आपने एविडेंस को बुलाना है। अब यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे जो लॉयर होते हैं वो एक तो मुस्लिम होने चाहिए और नॉट लेस देन 5 years उनका वो सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, ठीक है, वो एंड हैज़ बिन एनरोल्ड एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years, या फिर वो करंटली सुप्रीम कोर्ट के वकील हों, उनको हम लॉयर के तौर पे लेके जा सकते हैं। या फिर कोई जुरिस कंसल्ट भी हो सकता है। जुरिस कंसल्ट कौन होता है? फेडरल शरीयत कोर्ट ने एक लिस्ट बनाई हुई है, कुछ लोग शरीयत को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी लिस्ट बनाती है ये कोर्ट और उसको मेंटेन करती है, उनमें से भी कोई बंदा लिया जा सकता है, आलमी दीन वगैरह होते हैं। जुरिस कंसल्ट लिस्ट कैसे बने? फॉर बीइंग एलिजिबल टू हैव हिज नेम बोर्न ऑन द पैनल ऑफ जुरिस कंसल्ट रेफर टू इन, ये इस क्लास में जो लिखा हुआ है, अ पर्सन शैल बी एन आलिम हु इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट इज वेल वर्स्ड इन शरीयत, जो शरीयत जानता हो, आलिम हो, ठीक है, उसको कोर्ट लिस्ट में मेंटेन कर लेती है उसका नाम, तो उसको हम बतौर वकील लेके जा सकते हैं। 6 नंबर पे अब ये देखिए ज़रा, हम आम तौर पे जाते हैं अदालत में कि जी हमारे बंदे को छोड़ दें, वकील कहते हैं कि हमारे बंदे के लिए को प्ली हम वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना। तो यहाँ पे जो फेडरल शरीयत कोर्ट में है ना, यहाँ पे सिर्फ इस्लाम के जितना हिस्सा वो डिस्कसेबल है उस कानून का, उसी पे बात होगी, किसी बंदे को छुड़ाने वगैरह की बात नहीं होगी। ये वाला फैसला अदालत खुद ही करेगी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये एक तो ये ना जुरिस कंसल्ट है, इसके अलावा भी कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं। द कोर्ट में इनवाइट एनी पर्सन इन पाकिस्तान और अब्रॉड, किसी को भी बुला सकते हैं, टू बी वेल वर्स, जो इस्लामिक कानून को अच्छी तरह जानता है वो आए और सच असिस्टेंस के लिए वो जो रिक्वायर्ड है वो पेश हो। नो कोर्ट फ़ी, इसमें कोर्ट फ़ी वगैरह कोई नहीं होगी, ठीक है, एनी पिटिशन वगैरह के लिए कोई जमा नहीं होती फीस। द कोर्ट शैल हैव पावर टू रिव्यू एनी डिसीजन, तो ये रिव्यू की जो पावर होती है कोर्ट के पास, जो अपना फैसला जो है चेंज करने की, तो वो पावर इनके पास मौजूद है। अब आ जाते हैं अपील्स। अपील्स 203F है, एनी पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट अंडर आर्टिकल 203D, ये पीछे बात जो केसेस वगैरह की हुई है, अग्रीव्ड बाय द फाइनल डिसीजन, ये फेडरल शरीयत कोर्ट में कोई बंदा कहता है मेरे साथ हुई है ज्यादती, इन सच प्रोसीडिंग में विद इन 60 days, 60 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा। अच्छा, यहाँ से ना वो वाला पॉइंट भी समझ लें कि 60 दिनों में अपील होनी है, 60 दिन के अंदर अंदर वो फैसला नाफिजुल अमल नहीं होता जो फेडरल शरीयत कोर्ट देती। 60 दिन गुजर गए तो फैसला नाफिजुल अमल। अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए तो 60 दिन ये हो गए और 1 साल नेक्स्ट हो गया, 365 दिन वो हो गए, ठीक है। तो 365 दिन तक अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जो है वो फैसला नहीं आया तो फिर फेडरल शरीयत कोर्ट वाला जो है वो फेडरल शरीयत कोर्ट वाला जो डिसीजन है वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अमेंडमेंट्स अगर कर लेते हैं हुकूमतें तो वो तो फिर अलग बात है। Provided that an appeal on behalf of the federation or of a province may be preferred within 6 months। एक तो यह कि एनी पार्टी वगैरह की तरफ से उन्होंने ये कह दिया 60 days में, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से अपील आनी है तो वो 6 month में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ते थे तो वहाँ पे भी आम आदमी जब क्रॉस ऑब्जेक्शन में जाता है ना लैंड एक्विजिशन एक्ट में, तो उसको तो थोड़ा टाइम मिलता है, जब गवर्नमेंट जाती तो उसको वहाँ पे भी ये 6 months ही मिलते हैं। द प्रोविजंस ऑफ क्लासेस 2 and 3 ऑफ आर्टिकल 203, ये हियरिंग और अपील टाइम, लॉयर कौन हो गए, कंसल्ट, जुरिस कंसल्ट और कोर्ट फी, ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा
shall apply to and in relation to Supreme Court as if reference in those provisions to court were a reference to the Supreme Court. The provisions of clauses 2 and 3 of Article 203 जिसमें hearing अपील वगैरह की बात हुई थी, shall apply to and in relation to इन केसेस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस जा रहे हैं उन पे भी वही शेक अप्लाई होगी, ठीक है, उनकी भी हियरिंग और कंसल्ट वगैरह उसी तरह होंगे। 2A क्या है? एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट। ये ज़रा देख लेते हैं। एक तो हमने बात की थी कि ये किसी बरी होने वाले बंदे को फेडरल शरीयत कोर्ट दोबारा से सज़ा नहीं सुना सकती। अगर तो ऐसा कर दिया तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट में अपील चली जाएगी। और दूसरा ये है कि किसी को बड़ी सज़ा दे दी है, ये डेथ सेंटेंस है या फिर 14 साल से ज़्यादा इम्प्रिजनमेंट है, तो इस सिलसिले में कोई या फिर सज़ा किसी भी हद तक बढ़ा दी है जो पिछली कोर्ट ने दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट में लाई करेगा, अपील लाई करेगी। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मौजूद नहीं है तो फिर हम अच्छा, इफ़ द फेडरल शरीयत कोर्ट हैज़ इम्पोज्ड एनी पनिशमेंट ऑन एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ज़ाहिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगेगी यहाँ से, उसका तो बनेगा सुप्रीम कोर्ट। ये दो चीज़ें ये हो गई। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमें यहाँ से कुछ चीज़ क्लियरली नहीं मिल रही तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो हमारी अपील को ग्रांट कर सकता है कि ये सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, ठीक है। नंबर 3 है फॉर द पर्पज ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ the jurisdiction conferred by this article, there shall be the constituted in the Supreme Court a bench। अब जिस तरह हमने कहा था कि ये वाले इख्तियार सुप्रीम कोर्ट हैं, बाद में कह दिया नहीं उसके बेंच के हैं। अब यहाँ पे भी हमने कहा कि ये वाले इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील जाएगी। बाद में हमने कहा नहीं, वहाँ पे जो शरीयत एपलेट बेंच है सुप्रीम कोर्ट का मतलब वो है, यानी फिर कोई और बेंच नहीं सुनेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो शरीयत बेंच है, एपलेट बेंच है, वही सुनेगा फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसलों के ऊपर अपील्स को। तो शरीयत एपलेट बेंच को ज़रा देख लेते हैं वो कैसे है। 3 मुस्लिम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट मोर देन 2 उलमा, ठीक है, टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट साहब उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, एज एड हॉक मेंबर्स amongst the judges of federal शरीयत कोर्ट are from of the panel of ulama। उन जजेस में से या उलमा के पैनल में से प्रेसिडेंट साहब चीफ जस्टिस के साथ कंसल्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर पैराग्राफ बी ऑफ क्लास 3, यहाँ पे जो अपॉइंट हुआ है जज शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड जितना प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे या डिटरमन करेंगे। नेक्स्ट 5 क्लास है रेफरेंस इन क्लासेस 1 टू सुप्रीम कोर्ट शैल बी कंस्ट्रूड एज रेफरेंस टू द शरीयत, यानी वो जिस तरह हम फेडरल कोर्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये वाले जो फेडरल शरीयत कोर्ट की अपीलें हैं ये सुप्रीम कोर्ट को जाती हैं और इनको सुनता है फेडरल अपना शरीयत एपलेट बेंच। तो शरीयत एपलेट बेंच को कोई इजाफी अलग से कोई सप्लीमेंट्री एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जब केस जाएगा उसकी नौयत के लिहाज से वो खुद ही इस बेंच को शिफ्ट हो जाएगा। पावर ऑफ कंसल्टेंट क्या होती है? ये जो हम कंसल्टेंट लेते हैं, जिस बात हुई कि उलेमा वगैरह लिए जा सकते हैं, तो उनकी उतनी ही पावर होगी जितनी उस कोर्ट के आम जज की होती है। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन है कि सेव एज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 203, वो जो जुरिस्डिक्शन बताई है कि ये काम कर सकती है ये अदालत, उनके अलावा उनके पास कोई एक्सेप्ट एज इख्तियारात नहीं है। नो कोर्ट और ट्राइब्यूनल या इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये नहीं करेंगे एंटरटेन कोई भी इस तरह की प्रोसीडिंग जो इनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती। 203 जीजी है डिसीजन ऑफ कोर्ट बाइंडिंग ऑन हाई कोर्ट एंड कोर्ट्स subordinate to it के सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स 203 and 203(5) D and F, 203F
any decision of the court in the exercise of its jurisdiction under this chapter shall be binding on high court and on all courts. जितनी हाई कोर्ट्स उसके, ज़ाहिर है फेडरल शरीयत कोर्ट तो सारी हाई कोर्ट्स उसके अंडर आ जाएंगी फिर, और उन सारी हाई कोर्ट्स की सुपरविजन के अंदर जितनी बाकी कोर्ट्स हैं उन सब के अंदर जाके वही निफाज होगा फिर उसका। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल पॉइंट है कि अगर तो आम सवाल है कोई शरीयत के लिहाज से और वो किसी कोर्ट में पेंडिंग है और ये फेडरल शरीयत कोर्ट वाली अमेंडमेंट आ गई है, फेडरल शरीयत कोर्ट बन गई है, फेडरल शरीयत कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नाफिजुल अमल है या इन्फोर्स हो गई है, तो उससे पहले अगर तो कोई आम सवाल है शरीयत के लिहाज से किसी चीज़ के बारे में, तो वो जहाँ पे जैसे चल रहा है वो अदालतें वहीं वैसे ही सुनेंगी और जो उस वक्त कानून फॉर टाइम बीइंग चल रहा है उसके मुताबिक फैसला करेंगी, सिंपल। लेकिन जो स्पेशल जुरिस्डिक्शन ऑफ फेडरल कोर्ट है उनके बारे में, उनके मुतल्लिका जो भी अपील्स, जो भी केसेस, जो भी कोई चीज़ कहीं पे भी मौजूद है, फौरी तौर पर वो फेडरल शरीयत कोर्ट को जो है वो चली जाएगी। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है कि अगर कोई आम क्वेश्चन है तो वो वहीं पे चलता रहेगा, और ये लिखा हुआ है कि जो स्पेशल जुरिस्डिक्शन है जितनी उसकी हो चुकी है, जिस स्टेज पर हियरिंग मुकम्मल है, उसी से आगे, उसी डेट से आगे डेट अगली जो है फेडरल शरीयत कोर्ट देगी। ठीक है, नीदर द कोर्ट नॉर द सुप्रीम कोर्ट शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन अंडर दिस चैप्टर हैव पावर टू ग्रांट एन इंजंक्शन और टू मेक एनी इंटरम ऑर्डर इन रिलेशन टू एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग इन। उन्होंने कहा कि ये जिनको हम फौरी तौर पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जो स्पेशल जुरिस्डिक्शन है फेडरल शरीयत कोर्ट की, तो कोई कोर्ट उन पे कोई शॉर्ट ऑर्डर वगैरह भी नहीं देगी, कोई इंटरम ऑर्डर भी नहीं होगा। ठीक है, 203I जो है ये ओमिट हो चुका है। नेक्स्ट है पावर टू मेक रूल्स। तो ये जो फेडरल शरीयत कोर्ट है बाय नोटिफिकेशन इन द गजट, ये अपना जो है वो खुद प्रोसीजर वगैरह उसके लिहाज से रूल बनाएंगे। कौन कौन से? स्केल ऑफ पेमेंट, ऑनरेरियम, ओथ, और उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस, डिसीजन ऑफ कोर्ट बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन, मेजॉरिटी से होगा। ठीक है, डिसीजन ऑफ केसेस इन विच मेंबर्स constituting a bench are equally divided in their opinion, उसमें डिसीजन फिर until rules are made, जब तक ये रूल्स नहीं बनते, the शरीयत बेंच ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स रूल्स 1979 shall with the necessary modification यहाँ पे फेडरल शरीयत कोर्ट पर भी लागू होंगे। तो ये था जी आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा। कोशिश मैंने की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सादा अल्फाज में बताई जाएं, क्योंकि रीडिंग इसकी मैंने पहले आपसे करवा ली हुई थी। नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे इस पार्ट का, इसमें जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जुडिकेचर के ऊपर हम बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, मुझे और मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।